स्वाद मार्क्सवाद का पूरा दर्शन ही आम आदमी के पक्ष में है, सामान्य आदमी के पक्ष में है, प्रकृति के पक्ष में है, विज्ञान के पक्ष में है। और अगर हम विज्ञान को और प्रकृति को उसके अनुरूप अगर हम कार्य करने दें तो कहीं कोई संकट नहीं है। संकट वहीं आता है जब हम अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए प्रकृति का दोहन करते हैं, और उसके दोहन का एक परिणाम होता है कि फिर मामला विस्फोट होता है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि मार्क्सवाद के प्रति जो नरेशन गढ़ा जाता है, जो अपोजिशन है, खास करके मार्क्सवाद की विरोधी लोग जो है, वो जिस तरीके से नरेशन करते हैं और उसकी शब्दावली को जिस तरीके से व्याख्यायित करते हैं, वो जनता में विभ्रम की स्थिति पैदा करता है। और मार्क्सवाद को सही तरीके से प्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं, एक खास करके कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, समाजवादी लोग हैं, ये लोग मार्क्सवादी दर्शन को, मार्क्सवादी टर्मिनोलॉजी को उस तरीके से सही माने में जनता के सामने रख नहीं पा रहे हैं, या रखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या जो भी स्थिति हो, संकट केवल यही है। और ये स्थितियां कमोबेश पूरी दुनिया के पैमाने पर है, और भारत भी उसका एक अभिन्न अंग है। तो इन सारे संदर्भों में जिन भी देशों में आज की तारीख में ये वाम दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन, वैज्ञानिक समाजवादी लोग या ये अपने समाजवादी लोग सत्ता में आए हैं, तो वहां उनके सामने संकट तो है, क्योंकि ये पूंजीवाद जो आज की तारीख में कारपोरेट पूंजीवाद में वो बदल गया है, वो उनको चैन से नहीं जीने देगा, सत्ता में उनको नहीं रहने देगा। तो ऐसी हालत में ब्राजील में यह जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, या ब्राजील का यह जो उभार है, ये दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ये संदेश लेके आने वाला है और आया है। तो इन सारे संदर्भों में आप क्या कहेंगे प्रोफेसर सलीम साहब, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रोफेसर समीर मोहम्मद जी सर, देखिए मैं जो समझता हूँ, जो आपने पहले भी कहा कि नो डाउट लेफ्ट मूवमेंट अगर स्ट्रांग होता है तो एक गरीब आदमी, जो वंचित समाज का आदमी, जिसकी बात हम रात दिन करते हैं लेकिन करते उनके लिए कुछ नहीं, उनका इसमें उद्धार, इसके अलावा उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। और ये भी सही है कि यहाँ पर जिस तरह से इसे प्रेजेंट करना चाहिए था, वो शायद लेफ्ट फोर्सेस जो थी, जो लेफ्ट के लोग थे, वो नहीं कर पाए लोगों के बीच में, और इसके बारे में इतनी गलतफहमियां पैदा कर दी। जैसे अब एक नई टर्म आई है, ये 1-2 साल से आई, उससे पहले कभी सुना भी नहीं था, दुनिया में नहीं सुना था। पहले कहा जाता था कि वंचित समाज का मतलब ये है, ये जो जंगलों में रहते हैं लोग, आदिवासी हैं, गरीब हैं, उन्हें बहका करके आप अपने साथ नक्सलाइट्स बना करके ये सीपीएम सीपीआई वाले काम करते हैं। लेकिन अब नया वर्ड आया, अर्बन नक्सलिज्म, अर्बन नक्सलाइट। ये क्या मतलब है? जो पढ़े लिखे लोग ईमानदारी के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, हो सकता है आपको वो सूट करे ना करे, लेकिन वो ऑनेस्ट है, वो देशभक्त है और यहाँ की पब्लिक के वेलफेयर की बात करते हैं, तो उन्हें आपने वर्ड दे दिया अर्बन नक्सलाइट। इसका मतलब हम उन्हें भी नहीं उभरने देंगे, उनके साथ भी वही होगा जो उन अनपढ़ लोगों के, गरीबों के लिए आप जंगलात काट रहे हैं, उन्हें डिस्प्लेस कर रहे हैं, उनका कोई राइट नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ, चाहे मुसलमान हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, रिलीजन के बेस, रिलीजन इज ए पर्सनल प्रॉपर्टी। आप पर्सनली जो चाहे करिए, लेकिन समाज के अंदर आपको विदाउट एनी बायस, रिलीजियस हो या कास्ट हो या ट्राइबल हो, उसके काम करना पड़ेगा और सब सेक्शन को आगे लेके चलना पड़ेगा, जो नजर नहीं आ रहा है। आप ये देख लीजिए, 14 से बचे तो ड्यूरिंग कांग्रेस में भी बाय एंड लार्ज जो हमारे रूलर्स हैं, वो यही गरीब का नाम तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गरीब का काम नहीं करते। अभी एक ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान की राइट पॉलिटिक्स कश्मीर पंडितों के ऊपर रही, लेकिन वहाँ सेंट्रल मिनिस्टर जाते हैं, उन्हें मिलने का टाइम भी नहीं देते, और उसके बाद उनका माइग्रेशन भी हो रहा है, उस पर कोई डिस्कशन टीवी के ऊपर नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, मीडिया में नहीं आ रहा। तो जो उन्होंने, आपने सत्ता तो ये कर ली पोलराइजेशन करके कि उनके साथ ये जुर्म हुआ, कश्मीर में ये हुआ, आगे ये होगा, लेकिन आज इतना बड़ा मुल्क है, क्या हमें उन्हें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते? मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं इंसान भी हूँ, आदमी मजहब के चश्मे से न देखें हमें। मैंने वहाँ काम भी किया, हमें उनसे मोहब्बत है,
और दूसरा एनवायरमेंटल इफेक्ट। जो लोग वहां के रहने वाले, भले ही आप उन्हें दिल्ली ले आए, जम्मू ले आए, वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो उन्हें वहीं पर हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए, हर सारी सहूलियतें देनी चाहिए और सिक्योरिटी देनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं दे पाए। इसका मतलब ये सिर्फ है कि हम पार्टिकल एंगल से देखते हैं, अपने फायदे की बातें करते हैं। हम ईमानदारी के साथ जिन बातों को, इशू को उठाते हैं, उसे रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं। अब हर पार्टी गरीब आदमी की बात कर रही है, सब गरीब की बात कर रहे हैं। देखिए गरीब का क्या उद्धार हो रहा है, गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। आपने यहाँ पर ले आए, जब आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, इसका मतलब 130 की आबादी में 80 करोड़ लोग इस काबिल नहीं कि अपना पेट भर सके। तो आप कहाँ लेंगे उस गरीब? तो ये तो आप ही का कहना है कि 80 करोड़ को हम दे रहे हैं, और आप बोझ करते हैं कि हमने इतना बड़ा काम किया। नहीं, आपको इस काबिल उन्हें करना था कि वो 5 नहीं, वो 50-50 किलो लोगों को बांटते। वो इतनी कमाई करते, इतना अपने घर को चलाते, बच्चों को पालते और दूसरे को दे। लेके काम नहीं चलेगा, भीख नहीं, दूसरे को मदद करके काम चलेगा। आपको उन्हें स्ट्रॉन्ग करिए, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करिए, जॉब प्रोवाइड करिए। बीटेक करने के बाद मैं कल एक थोड़ा सा कहना नहीं चाहिए, सिलेक्शन कमेटी में था, प्राइवेट स्कूल में क्या सैलरी, एक मिनट सर, एक मिनट सिर्फ, प्राइवेट स्कूल में बीटेक अप्लाई कर रहा है, जहाँ सैलरी भी आप जानते हैं कितनी होती है प्राइवेट, और वो बीटेक है। प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए एप्लीकेंट है, चपरासियों के लिए 10-10 हजार एप्लीकेंट है बीटेक वाले। तो आप हम कहाँ लेंगे मुल्क को? हमने क्या कर दिया? और हम बोस्ट करते हैं कि अब दुनिया के लीडर बनेंगे। देखिए लीडर तभी बनेंगे, बन सकता है, इंडिया में बहुत दम है, इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इसकी हमारी अपनी एक हिस्ट्री है, लेकिन जस्टिस करनी पड़ेगी, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, ना हेट्रेड हो, और सबको जो चाहिए वो देना पड़ेगा, तब तो चलेगा मामला, अदरवाइज मुश्किल ही मुश्किल है। और अब लगता है ब्राजील से एक हवा चली है, एक डायरेक्शन मिली है कि इसका असर पड़ेगा पॉलिटिक्स के ऊपर, हर मुल्क में पड़ेगा और चेंजेस आएंगी। टाइम लग सकता है, रेवोल्यूशन वर्ड है, रेवोल्यूशन को समझते बड़ी बुरी चीज है, रेवोल्यूशन में पता नहीं क्या कत्लेआम होता है, जी नहीं। रेवोल्यूशन का मतलब है एक चेंज, जो सिस्टम चल रहा है, जो कामयाब नहीं, उसे, जैसे मैं एक वर्ड यहाँ फिर अगेन यूज करूंगा, जिहाद। जिहाद का नाम ऐसा यूज कर लिया, जिहाद का मतलब है बच्चों के लिए जिहाद करना कि वो पढ़ें, बच्चों के लिए जिहाद करना कि वो अच्छे कपड़े पहने, ये जिहाद करना कि बच्चे अच्छे लैंग्वेज इस्तेमाल करें। तो इसे जिहाद का वर्ड होता है स्ट्रगल। स्ट्रगल किसी अच्छे काम के लिए होती है, ना कि बुरे काम के लिए, लेकिन वो जिहादी बना दिया। जिहादी का मतलब ये कि ये तो टेररिस्ट है, जिहादी का मतलब बिल्कुल ये नहीं है। उसी तरह से रेवोल्यूशन का मतलब बिल्कुल नहीं है। वो जो कहा कारजून से, कारजू साहब को हम भी सुनते हैं, उस आदमी जैसा हिंदुस्तान में अगर 10 हो जाए तो चेंज हो जाएगी बहुत बड़ी। वो बोलता है, सच्ची बोलता है, वो किसी मजहब या कास्ट को देख के नहीं बोलता, जो ईमानदारी की बात है वो कहता है, उसमें हिम्मत है। उसने जो कहा कि रेवोल्यूशन, हाँ, उसने ये नहीं कहा किस तरह का रेवोल्यूशन, क्योंकि यहाँ तो डेफिनेशन ही रेवोल्यूशन की गलत है। रेवोल्यूशन का मतलब जैसे जयप्रकाश जी लाए थे वो भी रेवोल्यूशन था, गांधी जी लाए थे पीसफुल, वो भी एक रेवोल्यूशन था, विद पीस। तो आपको खड़ा होना पड़ेगा और लोगों के साथ आना पड़ेगा, और जो प्रेजेंट हालात है उसे चेंज करने के लिए रेवोल्यूशन इज ए मस्ट, बट दैट रेवोल्यूशन डजंट मीन एनी खून खराबा और झगड़ा, बल्कि पीसफुल लोगों को कन्विंस करके खड़ा होगा, यूनाइट होंगे, तभी काम चलेगा। ये हेट्रेड वाली पॉलिटिक्स, ये पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स बहुत दिन नहीं चलेगी, इससे कामयाबी वक्त मिल सकती है, परमानेंट पीस नहीं मिलेगी आपको। थैंक यू वेरी मच। जी समीम साहब,